तो जी हाँ, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय साधनवर फॉर ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस ऑफ मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल, ए लेवल, बीएससी and for BS courses. You can contact me at this WhatsApp number 033179133737. तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साधनवर में अभी के अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है बीएससी लेवल का और पर्टिकुलरली एडीएस लेवल का एक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का और फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो करनॉट साइकिल को हम शुरू करते हैं। करनॉट हीट इंजन क्या होता है, इस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जनाब चलिए शुरू करें कि करनॉट किसको कहते हैं, करनॉट इंजन किसको कहते हैं, करनॉट साइकिल क्या होता है। करनॉट साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमको समझना है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस ये होता है कि जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो गया। Carnot cycle is used to demonstrate, explain the maximum conversion of heat into work. Maximum heat को work में कैसे convert कर सकते हैं ये Carnot cycle बताएगा। In complete Carnot cycle, 4 successive process, 4 तरह के 4 प्रोसेस भाई साहब यहाँ पर आते हैं। इन अदर वर्ड्स दिस 4 प्रोसेस आर कॉल्ड 4 स्ट्रोक्स। ये मैंने इसलिए लिखे ताकि आपके लेक्चर के नोट्स बहुत शानदार करके बने। For this purpose, consider 1 mole of an ideal gas. एक मोल आइडियल गैस का लें, which undergoes isothermal, adiabatic expansion and compression. वो जो 1 मोल आइडियल गैस का हो, पहले उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, फिर उसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, फिर उसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन हो। कैसे हो ये मैंने इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। यहां पर देखिए, ये देखिए जनाब, ये सबसे पहले जो 4 ऑपरेशन है करनॉट इंजन के या करनॉट साइकिल के, वो 4 ऑपरेशन भाई साहब हमको समझने हैं। नंबर 1 है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, नंबर 2 है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, नंबर 3 है आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन एंड नंबर 4 इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। वन बाय वन एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे तफसील से। एंड तक वीडियो को देखना है और इस वीडियो को अपने क्लास फेलो के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में घुमा के मारो यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आ जाओ, काम की चीज पर आ जाओ भाई साहब। ये मैंने डायग्राम से एक बुक से लिया है और समझाने की कोशिश की है कि डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ करनॉट साइकिल यहाँ पर कैसे काम करते हैं। देखिएगा, ये पहले नंबर पे जो स्टेप है ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इसमें एक गैस बंद है। इधर 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 तवज्जो, इधर तवज्जो। इसमें एक गैस बंद है जिसका वॉल्यूम है V1। तो हमने उस सिलेंडर को जिसमें वो गैस बंद है उसे एक सोर्स पे रखा है, यानी एक ऐसी जगह पे रखा है जहां पर हीट आ रही है। तो हीट Q2 ने वहां से एंट्री मारी है, हीट Q2 वहां से एंटर हुई है, जिससे जो गैस का वॉल्यूम V1 है वो बढ़कर V2 हो गया। यानी पहले गैस का वॉल्यूम V1 था, वो V1 से इंक्रीज होकर गैस का वॉल्यूम V2 हो गया। और टेम्परेचर वहां पर हमने कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर हमने फिक्स कर रखा है जो कि फिक्स टेम्परेचर है T2। तो इसको कहते हैं आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है लेकिन गैस एक्सपैंड हुई है, तो इसे इसको कहते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई साहब, हमने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है और गैस का वॉल्यूम V1 है और उसको हमने एक ऐसे सोर्स पे रखा है जहां से हीट एंटर हो रही है। अब हीट और टेम्परेचर में फर्क है, ये बात यहाँ पे बिठानी है। तो हीट Q2 जब एंटर हुई, हीट Q2 जब एंटर हुई तो गैस का वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 पर मेरे चांद हो गया, और इस स्टेप को हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कहते हैं।
फिर आ जाओ मेरे प्यारों दूसरे वाले स्टेप पर। इसको जरा मैं इरेज कर देता हूं। अब आ जाओ इस दूसरे स्टेप पे। ये जो दूसरा स्टेप है इसमें हमने क्या किया है, जो सेकंड स्टेप है, उसी सिलेंडर को जिसका वॉल्यूम V2 हो चुका था, उसी सिलेंडर को एक इंसुलेशन मटेरियल पे रख दिया है। ये एक इंसुलेशन मटेरियल है। देखो ये जो गैस का सिलेंडर है ना, ये इस साइड से भी इंसुलेशन में है, ऊपर से भी इंसुलेशन में है, इधर से भी इंसुलेशन में। लेकिन ये जो नीचे वाली साइड है, यहाँ से हीट Q2 एंट्री मार सकती है। लेकिन ये जो सेकंड स्टेप है इसमें हमने नीचे वाली साइड पर भी इंसुलेशन मटेरियल लगा दिया। यहाँ पर ऑलरेडी इंसुलेशन थी, ऊपर भी इंसुलेशन थी, इधर भी इंसुलेशन थी। तो नीचे इंसुलेशन नहीं थी लेकिन हमने यहाँ भी इंसुलेशन लगा दी। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप का नाम है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक रिवर्सिबल, लिखो लिखो, हाथ पे हाथ मांग के ना बैठो। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या हुआ, वॉल्यूम जो कि V2 हो चुका था वो V3 हुआ। वॉल्यूम जरा और बढ़ गया, V2 से वॉल्यूम और बढ़ गया। इसको क्या हुआ तफसील से देखेंगे कि कैसे। देखो नाम है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, फैलाव, फैल गई। और एडियाबैटिक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो चेंज इन हीट होता है वो जीरो होता है। चेंज इन हीट वो जीरो होता है। वन बाय वन एक एक स्टेप को तफसील से एक्सप्लेन करूंगा, आपने बंधे रहना है। फिर आ जाओ मेरे दोस्तों इस तीसरे वाले स्टेप पर। ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, थर्ड स्टेप का पहले नाम लिख लो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। कंप्रेशन ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें वॉल्यूम कम होता है। देखो वी जो सेकंड स्टेप तक वॉल्यूम V3 हो गया था, सेकंड स्टेप तक वॉल्यूम क्या हो गया था, V3 हो गया था, है ना। अब कुछ ऐसा होगा कि वॉल्यूम मेरे चांद कम हो जाएगा। देखना वॉल्यूम यहाँ पर V4 हो जाता है, यानी वॉल्यूम V3 से कम होकर V4 होता है। इसको मैं जरा यूं लिख देता हूं कि वॉल्यूम V3 से कम होकर V4 होता है। समझना है, समझना है। V4 ये छोटा है, V3 ये बड़ा है। क्यों कम होता है, क्योंकि कंप्रेशन हो रही है, स्टेप में कंप्रेस हो रही है गैस। और ये भी आइसोथर्मल कंप्रेशन है। यहाँ पर टेम्परेचर हमने T1 रखा हुआ है, ठीक, ये टेम्परेचर फिक्स है। कैसे हो रही है, जो हीट है ना, जो हीट है वो अब बाहर निकल रही है। हीट Q1, डायग्राम में तवज्जो करो, हीट Q1 बाहर निकल रही है मेरे भाई साहब, हीट Q1 बाहर निकल रही है। टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा, आइसोथर्मल है, हीट बाहर निकल रही है, तो वॉल्यूम सिकुड़ेगा ना, कंप्रेस होगा ना। फिर फोर्थ स्टेप पे आ जाओ। जो फोर्थ स्टेप है इसका नाम है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। भाई साहब इसमें वॉल्यूम और सिकुड़ रहा है, वॉल्यूम और कम हो रहा है। वॉल्यूम V4 हो चुका था, V4 से वॉल्यूम कम होकर V1 पे पहुंच गया। ग्राफ से समझाऊंगा V1 पे कैसे पहुंचा। ये कंप्रेशन, कंप्रेशन मींस वॉल्यूम का कम होना। आगे चलते हैं। जो हमारा पहला स्टेप है वो है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो इस स्टेप में भाई साहब हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में पढ़ा था, अ सिलेंडर, मैं लिखता हूं ताकि आपके नोट्स बन जाएं। अ सिलेंडर कंटेन 1 mole of an ideal gas having volume V1. It has a heat reservoir. हीट reservoir का मतलब है एक हीट सोर्स एट टेम्परेचर
वीडियो की लेंथ से आपने घबराना नहीं है, ताकि आपके नोट्स बन जाएं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इट हैज ए हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2। इट एब्जॉर्ब हीट, जिसको हम Q2 कह देते हैं, फ्रॉम हीट सोर्स, जो कि हीट रिजर्वायर है, एंड वॉल्यूम एक्सपैंड, एंड वॉल्यूम एक्सपैंड आइसोथर्मली, और जो उसका वॉल्यूम है वो आइसोथर्मली एक्सपैंड कर जाता है। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, रिवर्सिबली का मतलब है वापस भी आ सकता है। इट्स वॉल्यूम बिकम्स V2, इसका वॉल्यूम V2 हो जाता है। अब हम कुछ चीजों को सॉल्व करने वाले हैं। देखना भाई साहब, बहुत तवज्जो करना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हीट चेंज होता है वो DE प्लस, आप समझ लो DW कह दो। ये जो DE है ये इंटरनल एनर्जी है। DE क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किताबों में इसको ऐसे भी लिखते हैं, DU भी कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, और हमको पता है भाई साहब कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो याद रखना DE चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये 0 रहती है। तो यूं करो कि DQ की जगह हम कर देते हैं DQ2, क्योंकि हमारे पास डायग्राम में हमने देखा था जो हीट एंटर हो रही है वो Q2 है। DE इसकी जगह तो 0, वो लिखने की जरूरत नहीं, तो DW वैसे ही लिख दो। तो एक और इसको W1 कह दो, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप का जो वर्क डन है उसको हम W1 से इंडिकेट कर देते हैं। तो वर्क डन फर्स्ट स्टेप का है, उसको हम W1 से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो हमको ये पता है कि वर्क डन हमेशा बराबर होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क के, PdV के। तो फिर मैं ये कर सकता हूँ DW1 की जगह PdV लिख दूं, तो किसी भाई को कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं होगा, गुड हो गया। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मैं जैसे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह किसी बुक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जबरदस्त तरीके से होगा। इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विद इन लिमिट्स V1 एंड V2। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूं, और इस इक्वेशन को हम करेंगे इंटीग्रेट, और फिर हमारा काम खत्म। इक्वेशन क्या थी? DQ2 बराबर थी DQ2 बराबर थी जनाब PdV के। इसको इंटीग्रेट करो। तो जिस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना हो, दोबारा लिख देते हैं, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विद इन लिमिट्स V1 एंड V2। तो जिस इक्वेशन को मेरे चंदा इंटीग्रेट करना हो उसे एक दफा कॉपी पेस्ट कर लो। यहां भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहां भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ लोअर लिमिट्स V1, अपर लिमिट्स V2, ये ना काट देगा इसको, तो सिर्फ यहाँ पर Q2 रह जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? P जो है प्रेशर, ये कांस्टेंट है, तो प्रेशर को बाहर निकाल दो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, और इधर सिर्फ DV रह जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। वी नाउ PV इज इक्वल टू nRT। तो ये भी तो कह सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT2, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो T2 है।
हमने टेम्परेचर की जगह पे T2 लिख दिया क्योंकि हमारा टेम्परेचर T2 है। तो P बराबर हो गया nRT2/V। इसको भाई साहब इक्वेशन नंबर 2 कह दो। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ P फ्रॉम above इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 तो जिंदगी आसान होने वाली है। इक्वेशन नंबर 1 P कम्स Q2 इज इक्वल टू P की जगह पे लिख दो nRT2 और V, लोअर लिमिट्स V1 अपर लिमिट्स V2 dV। फिर थोड़ा सा रीअरेंज करो nRT2, ये V अंदर चला जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट नहीं है, तो dV और V हो जाएगा। याद रखना dV और V को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ V फंक्शन। ये खैर फार्मूला है, आप सिर्फ इतना याद रखना कि dV ओवर V बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ V। Q2 इज इक्वल टू nRT2। तो भाई साहब इधर भी फिर नेचुरल लॉग ऑफ V आ जाएगा, लोअर लिमिट्स V1 अपर लिमिट्स V2। तो Q2 होने वाला है nRT2। अब लिमिट्स पुट करेंगे, इस V की जगह अपर लिमिट्स V2 पुट करें, फिर माइनस इसी V की जगह लोअर लिमिट्स V1 पुट करें, काम खत्म हो गया। Q2 हमने कहीं पर क्या कि हम किस Q2 को W1 कह सकते हैं? क्यों कहेंगे? यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर देखें ना, एक तरह से वर्क बराबर है Q2 के, तो इसी बुनियाद पर हम Q1 को यहाँ पर Q2 को W1 इक्वल कर दिया nRT2 और नेचुरल लॉग V2 माइनस वाला V1। तो इसको ये क्या हो गया? ये हो गया वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप। इसको वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप कह दें। मेरे चंदा सेकंड स्टेप पे आ जाओ। जो हमारा सेकंड स्टेप है, डायग्राम जरूर देखना, तरतीब से पढ़ोगे तो समझ आएगा। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये हमारा है मेरे दोस्तों सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको याद होगा हमने वो जो सिलेंडर था, डायग्राम में आप देखना कि उस सिलेंडर को हमने रिमूव किया था। उस सिलेंडर को रिमूव करके सोर्स से, हीट रिजर्वायर से रिमूव करके उसको हमने एक इंसुलेशन मटेरियल पे रखा था। मैं यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम बना देता हूँ। इस तरह का हमारे पास एक सिलेंडर था। अब इस सिलेंडर को अब की बार हमने एक इंसुलेशन मटेरियल पे रख दिया था। ये सारा इंसुलेशन मटेरियल था। तो जैसे ही हमने सिलेंडर को इंसुलेशन मटेरियल पे रखा था, चूंकि ये भी एक्सपेंशन का प्रोसेस है, तो जो उसका वॉल्यूम था वो वॉल्यूम भाई साहब V3 हो गया था, यानी V2 से बढ़कर वॉल्यूम V3 हो गया था। गैस का जो वॉल्यूम था V3 हो गया था। और इस स्टेप में जो वर्क डन है, उस वर्क डन को हम W2 कहेंगे। तो यही बात लिख देते हैं। द सिलेंडर is removed from source and is placed in an insulating material पे रखो, and gas is allowed टू एक्सपैंड, और इस गैस को एक्सपैंड करो। नाउ द गैस एक्सपैंड आइडियाबैटिकली। आपको पता है आइडियाबैटिकली क्या होता है? आइडियाबैटिकली का मतलब होता है नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। अब यहां से मेरे दोस्तों न कोई हीट बाहर जा सकती है, न कोई बाहर से हीट अंदर जा सकती है, क्योंकि इंसुलेशन मटेरियल लगा हुआ है।
वर्क डन, अब जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज ड्यू टू एक्सपेंशन, वो एक्सपेंशन की वजह से होगा। एक्सपेंशन क्या है कि वॉल्यूम V2 से बढ़कर V3 हो रहा है, इसको करने में जो वर्क डन होगा उसे W2 बोलेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसको देख लेते हैं। तो टेम्परेचर फॉल्स टू T1, टेम्परेचर T2 से कम होकर T1 होगा, ये याद रखना। T2 was initial temperature, T2 was initial temperature। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क डन एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो इसमें वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी के कम होने की वजह से होगा, क्योंकि कोई हीट एंटर और लीव तो हो नहीं सक रही। तो जो वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी के कम होने की वजह से होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। तो दोबारा से हम वही स्टार्टिंग इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, dq इज इक्वल टू dE प्लस dW। dq भाई साहब 0 है क्योंकि एडियाबैटिक है, dq 0 है क्योंकि एडियाबैटिक है। तो हम यूं कह सकते हैं dE प्लस dW इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब जो dW है वो बराबर हो जाए माइनस dE के, ये इक्वेशन हो गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर, तो चलो अभी कोई नंबर नहीं देता, ठीक ऐसे ही लिख देता हूं, या इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। ये देखो माइनस dE क्यों है, क्योंकि वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ decrease of internal energy, internal energy। ठीक, ये डी क्यों क्यों 0 है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। अच्छा, वी नाउ फ्रॉम द definition of molar heat capacity, we know from the definition of molar heat capacity at constant volume, dE is equal to NCV dt। ये हमको पता है। पुट dE is equal to NCV dt इन इक्वेशन नंबर 3। ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो कर दो पुट भाई साहब, कहा जाता है तो जब पुट करेंगे तो dW किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस NCV dt के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से जरा हम आगे चलते हैं। dW is equal to minus NCV dt। integrate above equation within the limits T1 and T2। तो T1 और T2
टू के हिसाब से इसको हमने इंटीग्रेट करना है, T1 और T2 में इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये जो DW है, क्योंकि सेकंड स्टेप का वर्क है, तो मैं इसको DW2 लिख देता हूँ। तो किसी भाई को कोई एतराज तो नहीं है? नहीं है, नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट्स T1, अपर लिमिट्स T2, कट गया, इसका तो कट गया, W2 हो गया, माइनस NC, इसको बाहर निकाल दो क्योंकि ये कांस्टेंट है। T1 T2 dt, W2 इज इक्वल टू माइनस NCV। देखो ये भी एक तरह से कट जाता होता है, तो इधर सिर्फ T बचेगा। लोअर लिमिट्स T1, अपर लिमिट्स T2, W2 इज इक्वल टू माइनस NCV, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स। अच्छा, अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, चिंता करो, एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हुई है, T1 और T2 को देखो भाई, T1 इज फाइनल टेम्परेचर, जबकि T2 इज इनिशियल टेम्परेचर। तो याद रखना, T2 चूंकि इनिशियल टेम्परेचर है, तो मेरे दोस्तों जो लोअर लिमिट्स बनेगी वो T2 बनेगी, अपर लिमिट्स T1 बनेगी। लोअर लिमिट्स T2 बनेगी, अपर लिमिट्स T1 बनेगी। लोअर लिमिट्स T2 बनेगी, अपर लिमिट्स T1 बनेगी। ये जरा सही कर लो, अपर लिमिट्स T1 बनेगी। मैं जरा अच्छा करके लिख देता हूँ, लोअर लिमिट्स T2, अपर लिमिट्स T1, लोअर लिमिट्स T2, अपर लिमिट्स T1। तो फिर इसी तरह हमने जब यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे, तो अपर लिमिट्स T1 है, लोअर लिमिट्स T2 है। ये माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये T1 माइनस हो जाएगा और माइनस T2 ये प्लस हो जाएगा। तो ये एक नई इक्वेशन हमारे पास बन गई है। ये वर्क डन इन सेकंड स्टेप है। ये भी याद रखना, वर्क डन इन सेकंड स्टेप। इन सारे वर्क डन को आपने ख्याल करना है इनका। अब आ जाओ थर्ड स्टेप की तरफ। जो हमारा थर्ड स्टेप है, आइसोथर्मल आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। ये कंप्रेशन का स्टेप है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। यानी वॉल्यूम हमारे पास V3 हो चुका था सेकंड स्टेप में, वहां से कम होकर V4 हो जाएगा। इस चीज का ख्याल करना। थर्ड स्टेप में क्या कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि नोट्स अच्छे से बन जाए। नाउ सिलेंडर is removed from insulating material and placed in contact with sink। सिंक का टेम्परेचर कम है, sink has low temperature, that is T1 कह दो। This gas is compressed isothermally and volume decrease from V3 to V4। तो इसमें जरा वर्क डन निकालना है। वर्क डन विल बी इक्वल टू W3, क्योंकि थर्ड स्टेप है,
और हमको पता है W3 बराबर होता है PdV के, पता है ना? बताए बताए। उसी तरह वही क्वेश्चन, वही सारे काम। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq is equal to dE plus dW। तो भाई साहब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, याद रखना। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू के। कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो इसकी कोई, अच्छा, तो पीछे हमने क्या लिखा था, ये W3 इज इक्वल टू PdV। तो इस TW को हम यूं कह देते हैं, DW को हम DW3 कह देते हैं। तो W3 कह दें या DW3 इज इक्वल टू PdV कह दें, ठीक। अब इसे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट above इक्वेशन विद इन लिमिट्स V3 से V4। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन PdV, इधर भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन V3 से V4, तो ये कट जाएगा, इधर सिर्फ W3 रह जाएगा। प्रेशर को बाहर निकाल दो, V3 और V4, यहाँ पर V4 आना चाहिए। ओके, यहाँ पर V4 आना चाहिए, तो V4 कर दो। ठीक हो गया जो भी हो गया। तो W3 इज इक्वल टू क्या, इस P की जगह, इस P की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, कैसे? देखो मुझे पता है ना कि PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nR, टेम्परेचर T1 है, तो P इज इक्वल टू nRT1 ओवर V, तो लिख सकता हूँ। तो इस P की जगह मैंने nRT1 ओवर V लिख दिया है, V3 V4 dV। W3 is equal to nRT1 V3 V4 dV के नीचे लिख दो V, वही इंटीग्रेशन W3 is equal to nRT1। याद रखना कि जो dV और V को जब भी इंटीग्रेट करेंगे वो नेचुरल लॉग V हो जाएगा, नेचुरल लॉग V, लोअर लिमिट्स V3 अपर लिमिट्स V4। W3 is equal to nRT1, अपर लिमिट्स पुट करो फिर लोअर लिमिट्स पुट करो। W3 is equal to nRT1, नेचुरल लॉग V4 ओवर V3। तो ये है मेरे प्यारों वर्क डन इन थर्ड स्टेप, नोट कर लो, वर्क डन इन थर्ड स्टेप नोट कर लो। अब आ जाओ फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप्स जो कि है एडियाबैटिक रिवर्सिबल compression, adiabatic reversible compression। इसमें क्या करना है, now place the cylinder again on insulating material and gas is compressed,
adiabatically and gas is compressed adiabatically and reversibly. The temperature of gas rises from T1 to T2. इस स्टेप में क्या होगा, वॉल्यूम, क्योंकि देखो ये भी कंप्रेशन है, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम V4 टू V1। इसको जरा समझना है ग्राफ से, वही फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मेरी जान नहीं छोड़ रहा। dq is equal to dw dq is equal to d plus w, dq is equal to de plus dw। भाई साहब ये एडियाबैटिक है, जो भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है याद रखना dq उसमें 0 होता है, तो इधर आ जाएगा 0 de plus dw। तो जनाब dw बराबर हो जाएगा माइनस डी के। इससे आगे चलते हैं, डी डब्ल्यू बराबर हो गया माइनस डी के। चूंकि फोर्थ स्टेप का वर्क है तो मैं यहाँ पर डी डब्ल्यू 4 कर देता हूँ। कर सकता हूँ, किसी भाई को कोई एतराज तो नहीं? नहीं है। अच्छा, वी नाउ सी वी इज इक्वल टू डी ई। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे से समझ आए मेरे दोस्तों को। तो डी ई बराबर हो गई सी वी डी टी फॉर एन मोल्स। तो डी ई बराबर हो गया एन सी वी डी टी। तो जनाब तो डी डब्ल्यू 4, तो माइनस डी ई की जगह पर मैं उसकी वैल्यू एन सी वी डी टी छाप दूंगा, लिख दूंगा। इंटीग्रेट, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, चीजें रिपीट हो रही हैं। इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, तो डी डब्ल्यू 4 इधर भी एन सी वी डी टी। अच्छा, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विद इन लिमिट्स। लिमिट्स लिमिट्स क्या हैं? लिमिट्स क्या है? T1 टू T2, T1 T2। तो इधर सिर्फ W4 हो जाएगा, ये उड़ा के रख देगा। तो कांस्टेंट क्या है? NCV, ये कांस्टेंट्स है। तो इधर T1 T2 W4 इज इक्वल टू माइनस NCV। तो जनाब ये भी कट जाएगा, तो T रह जाएगा। लोअर लिमिट्स T1, अपर लिमिट्स T2, W4 इज इक्वल टू माइनस NCV। अपर लिमिट्स पुट करो, अपर लिमिट्स है T2, फिर लोअर लिमिट्स पुट करो T1। अगर मेरे चांद ने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि मैं कर सकता हूं, तो NCV T1 माइनस T2 हो जाएगा। ठीक, और ये वर्क डन फोर्थ स्टेप में, वर्क डन फोर्थ स्टेप। इन चारों वर्क को ना तो आप ना संभाल के ना रख दो ना, तो समझो हमारा काम खत्म हो गया है। अब क्या करना है? नाउ total work done is sum of all work। तो टोटल वर्क जो है, वर्क टोटल, वो बराबर है W1 वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप, वर्क डन इन सेकंड स्टेप, वर्क डन इन थर्ड स्टेप, वर्क डन इन फोर्थ स्टेप। तो टोटल वर्क, अच्छा अगर जो ये वाला स्टेप है, अगर मैं इसको भी तो लिख सकता हूँ ना,
जरूरी नहीं है कि ये वाला काम करूं, ये इतना जरूरी नहीं है, ये भी तो वर्क डन 4 स्टेप ही है, वर्क डन इन 4th स्टेप। तो अब एक एक करके आ जाओ। वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप वो है एन आर T2 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। अब वर्क डन इन सेकंड स्टेप एन सी वी T2 माइनस T1। वर्क डन इन थर्ड स्टेप एन आर T1 नेचुरल लॉग V4 ओवर V3। वर्क डन इन फोर्थ स्टेप एन सी वी T2 माइनस T1। तो ये सारे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला इससे उड़ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा एन आर T2 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 प्लस एन आर T1 नेचुरल लॉग V4 ओवर V3। तो भाई साहब ये है वर्क डन का फार्मूला, फाइनल टोटल वर्क डन का फार्मूला। फिर आता है एफिशिएंसी, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखेंगे नहीं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है यार, इस वीडियो को ना अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।